आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 पौधों में तौलीद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगी। मेरे पास फ़िलहाल इसके भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अपनी ही नूह की तौलीद तमाम जानदार अज़ुओं की खसूसियत है। इस बात को आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। मोरसू यानी पेरेंट्स के ज़रिए नए अफराद के पैदा होने को तौलीद रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं अपने ही जैसे अफराद पैदा करने को क्या बोलते हैं? तौलीद रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन पौधों में ये तौलीद किस तरह होती है? पौधों में तौलीद के मुख्तलिफ तरीके हैं और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तौलीद के तरीके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अक्सर पौधों में जड़ें, तने और पत्ते होते हैं। इनको नबाताती हिस्से यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। नशो व नुमा की एक मुतीन मुद्दत के बाद अक्सर पौधों में फूल आने शुरू होते हैं। आपने मौसम बहार में आम के पेड़ों पर फूल लगते देखे होंगे। ये वही फूल हैं जिनसे हमें रस भरे आम मिलते हैं, जिनका लुत्फ़ हम गर्मियों में लेते हैं। हम फल खा लेते हैं और गुठली फेंक देते हैं। बीज फूट आते हैं और इनसे नए पौधे बन जाते हैं। पौधों में फूल क्या काम करता है? पौधों में फूल तौलीद रिप्रोडक्टिव का काम करता है। पौधों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फूल, ठीक है ना, फ्लावर। हर पौधे का अपना अपना फ्लावर ज़रूर होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। फूल पौधों के तौलीदी हिस्से, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसी फूल में या तो नर हिस्सा होगा या मादा हिस्सा, या नर और मादा दोनों हिस्से होंगे। किसी फूल में क्या होता है, किसी भी फ्लावर में या तो नर अलग होगा और मादा अलग फूल में होगा, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नर और मादा दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। पौधे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी नस्ल की तौलीद करते हैं। इन तरीक़ों की ज़मराबंदी दो तरह से की गई है। पौधे किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं? दो तरीके से, गैर सनफी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी सनफी तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैर सनफी तौलीद में पौधे बगैर बीज के पैदा होते हैं, जबकि सनफी तौलीद में नए पौधे बीजों से हासिल होते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला है? गैर सनफी तौलीद में पौधों को बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि सनफी तौलीद में पौधों को बीज की ज़रूरत पड़ती है। गैर सनफी तौलीद के बारे में पढ़ेंगे पहले डिटेल में। गैर सनफी तौलीद में नए पौधे बीजों या बज़रों स्पोर्स के बगैर हासिल होते हैं। नबाताती अफजाइश, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा गैर सनफी तौलीद का ही पार्ट है। नबाताती अफजाइश, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये एक किस्म की गैर सनफी तौलीद है जिसमें नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तों और कलियों से पैदा होते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, हमारा जो नया पौधा पैदा होता है वो या तो पत्तों, तनों या फिर जड़ों से पैदा होता है। चूँकि इनमें तौलीद पौधे के नबाताती अज्जा के ज़रिए अंजाम पाती है, इसलिए इसको नबाताती अफजाइश, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब जैसे आपका मशगला 12.1 दे रखा है, इसे देख लें। गुलाब या चंपा की टहनी को गिरा नोट से काट लीजिए। टहनी के इस टुकड़े को दबा कटिंग कहा जाता है। दब्बे को मिट्टी में दबा दीजिए। गिरा तने या शाख का वो हिस्सा जिस पर पत्ता फूटता है, इस डब्बे को रोज़ाना 5 पानी दीजिए और इसकी नशोनुमा का मुशाहिदा करते रहिए। मुशाहिदा कीजिए कि जड़ों के निकलने और नए पत्तों के आने में कितने दिन लगे। आपने देखा होगा ना कि गुलाब का कोई भी बीज नहीं आता, उसको कैसे करा जाता है कि एक टहनी ले ली जाती है, उस टहनी को मिट्टी में दबा देते हैं, जो फिर गुलाब की जो टहनी होती है उसी के ऊपर से हमारा क्या निकलता है, उस पर फ्लावर आता है, फिर फ्लावर से ही और गुलाब का फ्लावर उस टहनी पर आ जाता है। आपने कलियों को फूल बनते देखा होगा। कलियों को भी तो नहीं कि कली फूट रही है, मना करते हैं लोग कि कली को मत छुओ, इससे भी फूल बनेगा। इसी तरह से आपने कलियों को फूल बनते देखा होगा। फूलों की कलियों के अलावा गोशा, गर्रा यानी एक्सिल पर पत्तों की कलियां भी होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स शूट्स बन जाती हैं। गर्रा पर पत्ते से के मुंसलिक होने का नुक्ता गोशा, गर्रा, एक्सिस कहलाता है। पत्तों की कलियों, बड्स को नबाताती कलियां कहा जाता है। पत्तों की कलियों को क्या कहा जाता है? नबाताती कलियां। कली यानी बड एक छोटे से तने पर मुश्तमिल होती है, जिसके चारों तरफ एक दूसरे पर चढ़ी हुई नाजुक पत्तियां लिपटी होती हैं। नबाताती कलियां भी नए पौधों को जन्म देती हैं। जिससे हम यहाँ पे मशगला 12.2 देखेंगे। इसमें आपको पोटैटो यानी आलू की बात करी गई है। गुलाब में तो हमने देख लिया कि गुलाब में क्या होती है, टहनी की वजह से रिप्रोडक्शन होती है, और ये पार्ट किसका है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही पार्ट है।
अब दूसरा देखते हैं। एक ताज़ा आलू लीजिए और किसी कला नुमा शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इस पर धब्बों की निशानात का मुशाहदा कीजिए। आपको इनमें कलियां यानी बर्ड्स नज़र आएंगी। इन कलियों बर्ड्स को आंखें आइज भी कहा जाता है। आलू की कई टुकड़े आंखों के पास ले लीजिए और इनको मिट्टी में दबा दीजिए। चंद रोज़ तक बाकायदगी के साथ इन टुकड़ों को पानी दीजिए और इनकी बढ़ोतरी का मुशाहदा कीजिए। आप आलू लेकर आते होंगे, आलू मतलब बाई चांस किसी कोने में अगर पड़ा रह जाता है तो कुछ दिनों बाद अगर आप उसे देखते हैं तो उसमें कुछ तरीके से ना बर्ड्स सी निकलनी शुरू हो जाती हैं। और ये इन बर्ड्स को क्या बोला जाता है? आइज़, आँखें। ठीक है, इसी तरह से ये जो आइज़ होती हैं ये क्या करती हैं? एक नए आलू को जन्म देती है। अगर हम इन्हें इस तरह के आलू को मिट्टी में दबा दें, उसमें पानी वगैरह सब देते रहें तो उसमें से क्या निकलने शुरू हो जाएंगे? हमारे नए आलू निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हमें अदरक और हल्दी, इसी तरीके से हम अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। अदरक देखा होगा ना, अदरक के पास भी मतलब इसी तरह से कुछ जड़े से यहाँ दे रखा है स्ट्रक्चर, ऐसे जड़े निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब दूसरा देखेंगे, ब्रायोफाइलम कलेदार इस पौधे के पत्ते फूटते हैं। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? पत्ते फूटते हैं, पत्ते के ऊपर ही नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। इनके पत्तों की हाशियों पर कलियां होती हैं। अगर इन पौधों का पत्ता नम जमीन पर गिर जाता है तो हर कली से नया पौधा उग आता है। जैसे ये पत्ता है, ये पत्ता किसका है? ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम के ऊपर ये कलियां निकल रही है ना, इनसे ही क्या होता है? अगर ये पत्ता हमारी नम गीली ज़मीन पर या फिर मिट्टी में गिर गया तो इससे ही नए पौधे यानी नए ब्रायोफाइलम्स उग जाते हैं। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे शकरकंदी और डहालिया इसकी मिसालें हैं। कैक्टस की किस्म के पौधे इस वक्त नए पौधों को जन्म देते हैं जब इनके हिस्सों को इनके जिस्म से असल हिस्से से अलग कर लिया जाता है। अगर हर एक किए गए हिस्से से एक नया पौधा उगाता है। कैक्टस का पौधा कुछ इस तरीके का होता है ना, रेगिस्तान में पाया जाता है। अगर इस कैक्टस के पौधे का ये वाला पार्ट ज़मीन पे गिर जाए तो इससे एक नया कैक्टस उग जाता है। ठीक है ना। और इसी तरह शकरकंदी से होता है। शकरकंदी में क्या होती है? शकरकंदी अपनी जड़ों से रिप्रोडक्शन करती है, अपनी जड़ों से तौलीद करती है। एक बार पूरा देख लेते हैं। हमने यहाँ पढ़ा गुलाब के बारे में। गुलाब हमारा किस तरीके से अपनी रिप्रोडक्शन कर रहा था? कटिंग यानी दब्बे की मदद से, यानी मतलब स्टेम की अपनी अपनी टहनी की वजह से हमारा गुलाब क्या कर रहा था? रिप्रोडक्शन। दूसरा हमने आलू में देखा, आलू क्या कर रहा था? आइज़, उसके अंदर आइज़ थी, आँखें, उससे रिप्रोडक्शन चल रही थी। और दूसरे ब्रायोफाइलम किसकी मदद से कर रहा था रिप्रोडक्शन? अपनी इन पत्तियों की वजह से, पत्ते के ऊपर पत्तियाँ आ जाती हैं। नबाताती अफजाइश से पौधे के उगने में कम वक्त लगता है और इनमें इन पौधों के मुकाबले जो बीजों से उगते हैं फल फूल भी जल्दी आ जाते हैं। नए पौधे अपने मोरिस यानी पेरेंट्स की हकीकी नकल होते हैं क्योंकि वे तन्हा मोरिस से पैदा होते हैं। तन्हा मोरिस मतलब अपने सिंगल पेरेंट्स से, मतलब या तो मदर होगी या फिर फादर। इस बाब में आप पढ़ेंगे कि सनफी तौलीद के ज़रिए पैदा होने वाले पौधों में दोनों मोरिसों पेरेंट की हकीकी नकल होते हैं। सनफी तौलीद के नतीजे में पौधे बीज पैदा करते हैं। खमीर ईस्ट जैसे छोटे अज़्ज़ू के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो सिर्फ खुर्दबीन से नज़र आते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। अगर इनको काफ़ी मकदार में तग़ज़िया मिल जाए तो ये हर चंद घंटे में बढ़ते जाते हैं। याद रखिए कि खमीर यह खलवी यानी यूनिसेलुलर अज़्ज़ुआ है। आए देखते हैं कि इनमें तौलीद रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। रिप्रोडक्शन यानी तौलीद के हमने कितने पार्ट्स पढ़े? 2, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उर्दू में क्या बोलेंगे? गैर सनफी तौलीद और सनफी तौलीद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। गैर सनफी तौलीद में हमने किसके बारे में पढ़ा? नबाताती अफजाइश यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है।
इसके बारे में हमने पढ़ा। नबाताती अफजाइश में भी हमने क्या क्या देखा था? हमने पहले देखा था टहनी से। टहनी में क्या मतलब, टहनी से कौन कर रहा था? हमारा गुलाब, ठीक है ना। और दूसरा हमने देखा आईज, मतलब आंखें। ये किस में हो रही थी? हमारे आलू में, हल्दी में और अदरक में। उसके बाद हमने किससे पढ़ा था? पत्ते से। पत्ते से किस में हो रही थी हमारी रिप्रोडक्शन? ब्रायोफाइलम में, ठीक है। और इसके बाद हमने किसका पढ़ा था? जड़ से। जड़ किस में हो रही थी? शकरकंदी या गंदी, शकरकंदी या फिर डहालिया, ठीक है। ये हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कुछ किस्में हैं कि किस तरीके से नबाताती अफजाइश होती है। टहनी से होती है, गुलाब में आंखें यानी मतलब आइज़ निकल आती हैं। बड जिसे हम क्या बोलते हैं? कली भी बोलते हैं, आंखें या फिर कली से आलू, हल्दी या फिर अदरक में। पत्ते के जरिए किस्म होती है ब्रायोफाइलम में। जड़ किससे होती है? शकरकंदी या फिर डालिया में। और हमने कैक्टस के बारे में कुछ अलग ही देखा था कि कैक्टस में क्या होता है? कैक्टस का पौधा अपने किसी भी पार्ट को ज़मीन पे गिरा देता है तो उस पार्ट से एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू, होप तो समझ में आ गया हो जल्दी। और नबाताती अफजाइश की कुछ खास बात क्या है? नबाताती अफजाइश में पौधा जल्दी कम वक्त में जल्दी उगाता है। और जो बीज वाले पौधे जो होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी उस पर फूल और फल आ जाते हैं। और जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी नबाताती अफजाइश वाला पौधा होता है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होता है और इसमें कोई बीज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमने यहाँ पढ़ा खमीर के बारे में। खमीर हमारे क्या है? एक ईस्ट होती है, एक फंगस होती है। इसमें क्या होता है? अगर हम अपने ईस्ट को, अपने खमीर को भरपूर अमाउंट में, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना फुलफिल अमाउंट में न्यूट्रिशंस वगैरह दे दें, तग़ज़िया दे दें, तो वो क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ ही घंटों में अपने आप को इतना ज़्यादा डिवाइड कर लेती है। और ये हमारा जो ईस्ट है वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ये खलवी अज़ुआ है। अब हम इसमें देखेंगे मशगला 12.3। इस मशगले को आप उस्ताद करके दिखाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। खमीर का टुकड़ा या खमीर पाउडर किसी भी बेकरी या केमिस्ट की दुकान से लीजिए। एक चुटकी खमीर लेकर इस किसी पानी वाले ज़र्फ़ में डाल दीजिए। चमचा भर चीनी डालकर हिलाएं ताकि चीनी घुल जाए। कमरे के किसी गर्म हिस्से में इसको रख दीजिए। इस 1 घंटे के बाद आपने देखा है ना भटूरे का जो मतलब आटा गूंदा जाता है, खमीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती थी तो फूला सा और थोड़ा सा आटा इतना बहुत सारा हो जाता है। 1 घंटे के बाद इस माँ का एक कतरा कांच की एक स्लाइड पर डालें और खुदबीन से देखें। इसमें कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये हमारा क्या? खमीर का खलिया। खमीर का एक सिंगल सेल है, उसके अंदर क्या हो रही है? डिवीज़न हो रही है। बढ़ती कली, फिर नई कली, मतलब इस तरीके से हमारी क्या होती है? कलियों का आगे सिलसिला चलता रहता है। कली के ज़रिए खमीर में तौलीद ये क्या हो रही है? इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है। खमीर के खलिए से बल्ब की तरह जो हिस्सा आगे को निकल रहा है इसे कली यानी बड कहा जाता है। कली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और अपने मोरिस यानी अपने पेरेंट्स खलिए से जुदा होकर खमीर का नया खलिया बना लेती है। खमीर का नया खलिया बढ़ता है, बड़ा होता है और खमीर के नए खलियों की तौलीद करता है। अगर ये अमल जारी रहता है तो मुख्तसर सी मुद्दत में ही खमीर के खलियों की बड़ी तादाद पैदा हो जाती है, ठीक है। अपने यहाँ पे ईस्ट के बारे में पढ़ रही है। अब हम क्या पढ़ेंगे? नहीं, पार्ग यानी फ्रेगमेंटेशन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ लिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद पार्गी पढ़ेंगे। पार्गी जो है ये भी हमारा नबाताती कह रही हूँ, गैर सनफी तौलीद का ही पार्ट है। फ्रेगमेंटेशन यानी उर्दू में बोला था पार्गी। पार्गी हमारी 2 तरीके की होती है, बाइनरी नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं है ये पार्गी, सॉरी फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट है।
हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। पारगी, आपने हौजे वगैरह में जहाँ पानी ठहरा रहता है नीचे हरे रंग के टुकड़े देखे होंगे, ये अलगा होती है। मतलब जब पानी ठहर जाता है वहाँ पे देखोगे ना, मतलब हरा हरी सी काई जम जाती है, अलगी को काई भी बोला जाता है। जब पानी और मगजियात यहाँ हो तो अलगा उग आती है और पारगी फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए बहुत तेज़ी से चंद्र हो जाती है। मतलब इसमें कहीं क्या बोला, कहीं पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे कहीं से उड़कर या फिर किसी के भी ज़रिए वहाँ पे क्या आ गई, एल्गी आ गई। अब वो एल्गी क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करती है, बहुत ही कम टाइम में सब जगह फैल जाती है। एक अलगा दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है और ये नए टुकड़े या पारे नए अफ़ज़ा बन जाते हैं। ये अमल जारी रहता है और ये बहुत मुख्तसर मुद्दत में एक बड़े रकबे को ढक लेती है। ये दे रखी है एल्गी, ये वाली एल्गी कौन सी, स्पायरोगायरा, ठीक है ना। ये हमारी स्पायरोगायरा की, स्पायरोगायरा में क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेशन। मतलब एल्गी का एक पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये अपनी अलग रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, ये अपनी अलग रिप्रोडक्शन। इसी तरह से 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन यानी फ्रेगमेंटेशन चलती रहती है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, बाजरे की तश्कील यानी स्पोर फॉर्मेशन। पहले बाब में आपने पढ़ा है कि इन बाजरों से जो हवा में मौजूद होते हैं रोटी के टुकड़े पर फफूंद फंगी उगाती है। मशगला 1.2 को दोबारा कीजिए। रोटी के ऊपर रुई की तरह से जाली बतरों को देखिए। अपने मतलब ब्रेड वगैरह या फिर रोटी को जब आप एयर के कांटेक्ट या फिर बाहर धूप में कहीं पे भी सूखने के लिए रख देते हैं तो उस पर तो वाइट सी परत जम जाती है या फिर ग्रीन सी परत जम जाती है। वो किसकी परत होती है, फफूंद की, ठीक है ना। जब बजरे खारिज होते हैं तो हवा में उड़ते रहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज ये हमारा ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर हमारी परत आ गई किसी फफूंद की, ठीक है। इसको हम जूम करके देखेंगे ना, कुछ इस तरीके के होते हैं ये, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, स्पोर्स भरे हुए होते हैं और जब हवा चलती है तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और जहाँ पे कहीं इनको दूसरी रोटी मिलेगी, दूसरी रोटी या फिर ब्रेड मिलती है तो उस पर जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी तौलीद करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से इनकी रिप्रोडक्शन चलती रहती है और बाजरे का फॉर्मेशन होता रहता है। चूँकि ये हल्के बहुत होते हैं इसलिए लंबे लंबे फासलों को तय कर लेते हैं। बजरा स्पोर में गैर सनफी तौलीद होती है। हर बजरा एक सख्त किस्म की हिफाजती परत से ढका होता है। बजरों में क्या होती है, गैर सनफी तौलीद होती है और हर बजरा, हर स्पोर एक सख्त किस्म की हिफाजती परत से ढका होता है जिसकी वजह से वो नामसाद हालात जैसे ऊंचा दर्जा हरारत और कम रतूबत, लो ह्यूमिडिटी वगैरह का मुकाबला आसानी से कर लेता है। इसमें क्या होती है, ये हमारा ब्रेड का पीस है, इसके ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको मैं थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्या है, स्पोर। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स भरे हुए हैं। ये जो बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत सख्त होती है। सख्त इस वजह से होती है क्योंकि इनको बहुत लंबा फासला तय करना होता है और पता नहीं कहाँ जाके ये रुके। तो इस जहाँ जाके ये रुके हो सकता है वहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो। वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी मतलब घमस को बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या फिर कम हो, सब कंडीशंस को देखनी पड़ती है। ये सारी जो हमारी सख्त सी लेयर होती है इन कंडीशन से इसको बचाती है। फेवरेबल हालात में बजरा फूट निकलता है और एक नया फल बन जाता है। अब सपोज ये हमारा कौन है, हमारा बजरा, ठीक है ना। मतलब स्पोर है, इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, मतलब नॉर्मल इसका टेम्परेचर जो भी इसे कंडीशन चाहिए, इसको ह्यूमिडिटी जो भी चाहिए होता है वो कंडीशन इसको मिल गई। तो ये उस जगह पे जाके क्या होता है, अपने आप को बस यानी फाड़ लेता है। उसके अपने जो स्पोर्स होते हैं उन्हें आउट कर देता है और वहाँ पूरी जगह में अपनी ही सोसाइटी या फिर अपनी ही कॉलोनी बना लेता है। अपनी फेवरेबल कंडीशन में जाके करता है और एक नया फर्द बन जाता है। मॉस और फर्न जैसे पौधे भी बजरों से के ज़रिए ही तौलीद करते हैं। आप इसको ना अंडरलाइन कर लो, पेपर में आ सकता है कि मॉस और फर्न किस तरीके से तौलीद करते हैं। तो मॉस और फर्न भी हमारी बजरों यानी स्पोर की वजह से ही तौलीद करते हैं और स्पोर हमारा कैसे बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फॉर्म होते हैं। ये दे रखा आपको बजरों का डायग्राम, ये रहा।
ये स्पोरेंजियम, और इसके अंदर मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसके स्पोर्स पड़े हुए हैं, बजरे पड़े हुए हैं। ये हाइफा, और फफूंद में बजरों की तश्कील के ज़रिए तौलीद, फर्न। ये हमारी फर्न है। फर्न में भी हमारे क्या फॉर्म होते हैं, ये फर्न भी हमारी किसके थ्रू बनती है, स्पोर्स के थ्रू। अब सनफी तौलीद वाला चैप्टर मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी तक के लिए आप इसको इतना पढ़ लें। हमने आज क्या कवर करा है, गैर सनफी तौलीद के तरीके। गैर सनफी तौलीद में कौन कौन आ गए, नबाताती अफजाइश। नबाताती अफजाइश के बाद हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन के बारे में। दो हमने वेजिटेटिव सेक्शुअल प्रोडक्शन में 2 पार्ट पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी अपने कुछ पार्ट्स थे और फ्रेगमेंटेशन में भी अपने कुछ फ्रेगमेंटेशन के पार्ट्स ही दे रखे आपको इसमें, तो आपने पढ़ना भी नहीं है। और फिर हमने तीसरा क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन, के स्पोर किस तरीके से बनते हैं, स्पोर मतलब बजरा किस तरीके से बनता है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सनफी तौलीद के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टे ट्यून।